मुसलमानों की तकरीबन 1450 साला तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुसल्लह फौज ने मजमूई तौर पर दुश्मन के सामने हथियार डाल दिए हों। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ पाकिस्तानी फौज की जानिब से, जब 16 दिसंबर 1971 को ढाका में मौजूद 26,000 फौजियों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। इस वाक़े से 4 दिन कबल 12 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने ऐलान किया था कि ढाका तक पहुंचने के लिए दुश्मन को मेरे सीने पर टैंक चलाना होगा। उन्होंने ये बात ढाका के हवाई अड्डे पर गैर मुल्की बशिंदों के सामने कही थी, जो ढाका से इनखला के लिए यहाँ जमा हुए थे। उन्होंने हथियार डालने के मुतल्लिक एक सवाल पर कहा कि मेरी फौज इज्जत के साथ जिंदा रहेगी या मैं अपने मकसद के लिए जान दे दूंगा। मगर सिर्फ 4 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ कि इन्हें भारत के सामने हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। जनरल न्याजी को ढाका में हथियार डालने का हुक्म नहीं दिया गया था, ताहम इन्हें ये इजाज़त दी गई थी कि अगर वो ज़रूरी समझे तो हथियार डाल सकते हैं, और अगर वो समझते हैं कि वो ढाका का दिफा कर सकते हैं तो ऐसे किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी भी कर सकते हैं। ढाका में उनके पास 26,400 फौजियों की नफरी थी, जिनकी मदद से वो कम अज़ कम 2 हफ्तों तक दुश्मन को रोक सकते थे। इस दौरान अगर जनरल न्याजी की जान चली जाती तो वो तारीख का हिस्सा बन जाते और आइंदा नस्लें इन्हें हीरो और शहीद के तौर पर देखती। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जनरल न्याजी के बारे में बताएंगे, जो मशरकी पाकिस्तान में कमांडर इन चीफ थे, कि क्यों उसने हथियार डाले और वो क्या हालात व वाक़यात थे। अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी 3 सितंबर 1971 को पाकिस्तान की मशरकी कमान के कमांडर और मशरकी पाकिस्तान के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए थे। 22 नवंबर 1971 को जब भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया तो वो इन्हीं ओहदों पर फाइज थे। 16 दिसंबर 1971 को उन्होंने कमांडर इन चीफ और सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद याहिया खान के हुक्म पर भारत और बांग्लादेश की मुश्तरका ईस्टर्न कमांडर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाल दिए। हथियार डालने के बाद जनरल न्याजी जंगी कैदी बना लिए गए और दिसंबर 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ओहदा सदारत संभालने के बाद सकूते ढाका के असबाब का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की सरकर्दगी में एक कमीशन मुकर्रर किया, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तफैल अली अब्दुर्रहमान और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनवारुल हक शामिल थे। कमीशन का दायरा कार बहुत महदूद रखा गया और कहा गया कि कमीशन उन हालात की तहकीक करेगा जिनमें मशरकी कमान के कमांडर और उसके ज़ेरे कुमक मुसल्लह फ़ौज के अरकान ने हथियार डाले। इस कमीशन ने अपनी अबूरी रिपोर्ट 12 जुलाई 1972 को सदर पाकिस्तान की खिदमत में पेश की। कहा गया कि हतमी रिपोर्ट उस वक़्त पेश की जाएगी जब भारत से जंगी कैदियों की वापसी मुकम्मल हो जाएगी और वहाँ कैद अहम जर्नैलों जनरल न्याजी समेत उन सब के बयानात कलम बंद कर लिए जाएंगे। फिर 30 अप्रैल 1974 में जंगी कैदियों की ये वापसी मुकम्मल हुई। वतन वापस आने वाले जंगी कैदियों के आखिरी ग्रुप में सरे फहरिस्त नाम लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी का था। हमूदुर रहमान कमीशन ने उन जंगी कैदियों के बयानात कलम बंद किए और अपनी हतमी रिपोर्ट सदर मुमलिकत की खिदमत में पेश की, लेकिन सन 2000 तक इस रिपोर्ट को अवाम के लिए जारी नहीं किया गया। हत्ता कि अगस्त 2000 में भारतीय अखबार इंडिया टुडे में इस रिपोर्ट के कुछ इक्तसाबात शाया हुए, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान को भी इस रिपोर्ट को जारी करने पर मजबूर होना पड़ा। सकूते ढाका के वाक़े के तकरीबन 25 साल बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी की आप बीती द बेट्रायल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान के नाम से किताब शाया हुई। इस किताब का उर्दू तर्जुमा सानेहा मशरकी पाकिस्तान तस्वीर का दूसरा रुख के नाम से छपा। इस किताब की इशाअत से पहले भी जनरल न्याजी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और बयानात में बताते रहते थे कि उनका और उनकी मातहत फ़ौज का जज्बा बहुत बुलंद था। उन्होंने 13 दिसंबर को आखिरी गोली और आखिरी आदमी का हुक्म दिया था, जो फ़ौजियों के लिए मौत का वारंट होता है। वो कहते हैं कि मेरे तमाम साथियों ने इस पर लब्बैक कहा था, ताहम इस मौके पर फ़ौज के सरबराह जनरल याहिया खान ने उनके इस अज़म का साथ नहीं दिया और उसी रात मुझे जनरल हमीद का हुक्म मिला कि मगरबी पाकिस्तान ख़तरे में है, आप हथियार डाल दें। अगर मगरबी पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो हम मशरकी पाकिस्तान का क्या करेंगे। लिहाजा बहसीयत एक फ़ौजी सरबराह मुमलिकत का हुक्म मानना मेरा फ़र्ज़ था। जनरल न्याजी ये भी बताते थे कि मशरकी पाकिस्तान में 3000 मुरब्बा मील के दिफा के लिए 45,000 फ़ौजी मुख्तस किए गए थे,
जबकि इन्हें भारत की 5 लाख फौज का सामना था। उसके बरक्स मगरबी पाकिस्तान में 4.5 लाख फौज मौजूद थी, जिसमें 5 डिवीजन फौज इसलिए रखी गई थी कि उसे बवक्ते ज़रूरत मशरकी पाकिस्तान भेजा जाएगा, मगर ये नौबत कभी नहीं आई। जनरल न्याजी का कहना था कि अगर उस 5 डिवीजन फौज में से सिर्फ मुझे 2 डिवीजन फौज मिल जाती तो मैं मशरकी पाकिस्तान का बेहतर दिफा करने के साथ साथ आसाम भी फतह कर लेता। जब भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला किया तो मैंने 26 दिन तक भारतीय फौज को रोके रखा। मगरबी पाकिस्तान ने जहां सबसे ज़्यादा फौज थी, भारत पर 13 दिन तक हमला नहीं किया। वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी नहीं गया। वो मशरकी पाकिस्तान खोना चाहते थे। ये फौजी नहीं, सियासी शिकस्त थी। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि ढाका में सूरत हाल इस कदर मायूस कुन नहीं थी कि फौरी तौर पर हथियार डाल दिए जाते। ये मुमकिन था कि भारतीय फौज को चंद रोज तक रोके रखा जाता, लेकिन पूरे मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे शिकस्त से बचाया जा सकता। पाकिस्तानी फौज के अकब में मुक्ति बाहिनी इंतहाई मुतहर्रक हो चुकी थी। हत्ता कि सिविल आबादी को भी ये यकीन हो चला था कि पाकिस्तानी फौज को शिकस्त होने वाली है, जिसके नतीजे में उनका रवैया फौज की तरफ से जारहाना हो चुका था। पाकिस्तानी फौज के पास उस फंदे से बचने का कोई रास्ता नहीं था जो बढ़ती हुई भारतीय फौज अगले चंद रोज में उसके गले में डाल देती। सरहदों पर मौजूद अफवाज पसपा होकर किला बंद हो चुकी थी और भारतीय फौज ने उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। इस सूरत हाल में कमांडर मशरकी कमान जनरल न्याजी के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो वो आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक लड़ते और तारीख में नाम रकम करवा लेते, या फिर शिकस्त तस्लीम करते हुए हथियार डाल देते। पहला फैसला यकीनन इंतहाई बाइज्जत और आबरूमंदाना था, और यही हमारी माजी की रवायात भी हैं। लेकिन कमांडर मशरकी कमान ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उनकी फौज पिछले कई महीनों से दुश्मन से नबर्दाजमा थी और थक कर चूर हो चुकी थी। इन्हें ना तो मुकामी आबादी की ताईद और हमायत हासिल थी और ना ही दुनिया के कोई और मुल्क उनकी मदद करने को तैयार था। वो बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट चुके थे। उनका मोराल बुरी तरह से तबाह हो चुका था। उस वक़्त आखिरी सिपाही तक लड़ने का फैसला किया जाता तो उसका नतीजा मुकम्मल तबाही की सूरत में निकलता। 13 और 14 दिसंबर की दरमियानी रात इन्हें GHQ से आखिरी सिग्नल मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया था कि आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिसमें मजीद मुज़ाहमत इंसानी बस में नहीं है और इससे मजीद जानी नुकसान और तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा अब आपको वो तमाम मुमकिन हरबे इख्तियार करने चाहिए जिनसे फ़ौज और उससे मुल्हिका अफराद नीज़ पाकिस्तान के हामी अफराद की जानें बचाई जा सके। 15 दिसंबर 1971 को ये खबर आई कि भारत लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी की दरख्वास्त पर 16 दिसंबर को फायरबंदी पर आमादा हो गया है। 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के वक़्त भारतीय फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल मानक शाह की हिदायत पर भारतीय फ़ौज की ईस्टर्न कमांड का यहूदी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल जैकब ढाका पहुंचा। उसका इस्तकबाल उसके पाकिस्तानी मद्दे मुकाबल ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी ने किया। यहूदी जनरल अपने साथ एक दस्तावेज़ लाया था जिसे सकूत की दस्तावेज़ कहा जाता है। जनरल न्याजी उसे जंगबंदी का मुसब्बदा कहना पसंद करते थे। जैकब ने ये कागजात पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किए। जनरल फरमान ने कहा कि ये हिंदुस्तान और बांग्लादेश की मुश्तरका कमान क्या चीज़ है, हम उसे तस्लीम नहीं करते। जनरल जैकब ने कहा, मुझे इसमें रद्दो बदल का इख्तियार नहीं। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल खेरा ने जो पास ही खड़े थे लुकमा दिया। यह हिंदुस्तान और बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। जहां तक आपका ताल्लुक है, आप सिर्फ हिंदुस्तानी फौज के सामने हथियार डाल रहे हैं। जनरल जैकब ने बहुत अरसे बाद दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने न्याजी और उनके साथियों से कहा कि हमने आपको ये बहुत अच्छी पेशकश की है, इससे बेहतर पेशकश नहीं कर सकते। हम आपकी और आपके ख़ानदानों की हिफाजत की ज़मानत देते हैं, लेकिन अगर आप इस पेशकश को नहीं मानते तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जनरल जैकब ने मज़ीद बताया कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 30 मिनट देता हूँ, अगर आप नहीं मानते तो मैं फिर से जंग शुरू करने और ढाका पर बमबारी का हुक्म दे दूंगा। ये कहकर मैं बाहर चला गया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं और उनके पास ढाका में 26,400 फौजी हैं और हमारे पास सिर्फ 3,000, और वो भी ढाका से 30 किलोमीटर बाहर। अगर वो ना कर देते हैं तो मैं क्या करूँगा। जनरल फरमान ने कागजात जनरल न्याजी के आगे सिरका दिए। जनरल न्याजी जो सारी गुफ्तगू सुन रहे थे खामोश रहे और इसी खामोशी को उनकी मुकम्मल रजामंदी समझा गया।
थोड़ी देर बाद जनरल न्याजी भारत और बांग्लादेश की मुश्तरका ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को लेने ढाका एयरपोर्ट पहुंच गए। भारतीय कमांडर अपनी फतह की खुशी में अपनी बीवी को भी साथ लाया था। जो ही ये मियाँ बीवी हेलीकॉप्टर से उतरे, बंगाली मर्दों और औरतों ने उन्हें अपने हाथों हाथ लिया। उनको फूलों के हार पहनाए गए, गले लगाया गया, बोसे दिए गए और तशक्कुर भरे जज्बात से इन्हें खुशामदीद कहा गया। जनरल न्याजी ने बढ़कर फौजी अंदाज में सलूट किया, फिर हाथ मिलाया। ये नहायत दिलदोज मंजर था। फाते और मफतूह एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जनरल न्याजी और जनरल अरोड़ा वहां से सीधे रमना रेस कोर्स ग्राउंड पहुंचे, जहां सरेआम जनरल न्याजी से हथियार डलवाने की तकरीब मुनक्कद की गई थी। तकरीब का नज़ारा करने के लिए हजारों बंगाली मौजूद थे, जिन्हें भारतीय सिपाहियों ने आगे आने से रोक रखा था। लोगों के हजूम के अंदर तकरीब के लिए थोड़ी सी जगह बाकी थी, जहां एक छोटी सी मेज पर बैठकर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल न्याजी ने सकूते मशरकी पाकिस्तान के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद न्याजी ने अपना रिवाल्वर निकाल कर अरोड़ा को पेश कर दिया और यूं सकूते ढाका पर आखिरी मोहर सबत कर दी। इस मौके पर जनरल अरोड़ा ने पाकिस्तानी सिपाहियों के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया, जो इस बात की अलामत था कि अब वही गार्ड हैं और वही ऑनर के मुस्तहिक। इसी शाम जनरल याहिया खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा, किसी एक महाज पर वक्ती तौर पर पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई है। अब ये जंग खेतों में, कारखानों में, घरों में लड़ी जाएगी। आखिरी फतह इंशाल्लाह हमारी होगी। जनरल न्याजी ने भारत से कैद के बाद जब वतन वापसी का रास्ता लिया तो उन्होंने सियासी सरगर्मियों में फाल हिस्सा लिया और जमात आलिया मुजाहिदीन के नाम से अपनी जमात भी बना डाली। उनकी जमात ने मार्च 1977 के कौमी इंतखाबात में इंतखाबी निशान पगड़ी के साथ हिस्सा भी लिया। इन्हें जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कोटे से कौमी असम्बली के इलेक्शन का टिकट मिला, जिसके लिए वो नायब सदर रहे। जब कौमी इत्तेहाद ने भुट्टो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की तो जनरल न्याजी सर पर मियाँ वाली स्टाइल पगड़ी बांधे स्टेज पर मौजूद होते थे। वो बार बार अपने कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया करते थे। कौमी इत्तेहाद के किसी लीडर ने कभी ये नहीं कहा कि मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त के जिम्मेदार जनरल न्याजी हैं, बल्कि वो सभी उनकी बहादुरी के गीत गाया करते थे।